हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपनी इस इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में अपने सभी दर्शकों और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो मैं इस पर्पज़ से बना रहा हूं कि जिन छात्रों को, जिन विद्यार्थियों को बीएससी, बीकॉम और बीए फर्स्ट सेमेस्टर में या एमएससी, एमकॉम, एमए फर्स्ट सेमेस्टर में प्रवेश लेना हो तो उनके प्रवेश फॉर्म इस समय वितरित किए जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय और उनसे जुड़े हुए महाविद्यालयों की। तो इसमें प्रवेश फॉर्म बांटे जा रहे हैं, महाविद्यालयों से जा कर के वो प्रवेश फॉर्म आप ले सकते हैं। चूँकि मैं फिरोज़ गांधी कॉलेज में कार्य करता हूँ, तो मैं फिरोज़ गांधी कॉलेज से जो फॉर्म निर्गत किया जा रहा है उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा और लगभग इसी तरह के फॉर्म प्रत्येक महाविद्यालयों से भी निर्गत किए जा रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं दो बातों पर चर्चा करूंगा कि ये जो फॉर्म है, प्रवेश फॉर्म, इसमें तमाम प्रकार की त्रुटियां होती हैं। मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की एडमिशन कमेटी में पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहा हूं, तो देखता हूं कि बच्चे या विद्यार्थी हमारे तमाम तरह की गलत सलत चीज़ें भर करके ले आते हैं। फिर उन्हें कई बार डांट भी खानी पड़ती है, कई बार काट पीट करनी पड़ती है अपने प्रवेश फॉर्म में। तो ये सब दिक्कतें आपके साथ ना हो, इसलिए इस वीडियो को मैं आज यहाँ पर बना रहा हूँ। तो प्रवेश फॉर्म आप अपना कैसे भरें और प्रवेश फॉर्म भरने के साथ साथ अन्य तमाम चीज़ों के संबंध में मैं जानकारी दूंगा, जैसे कुल सीटें कितनी हैं, एडमिशन के समय आपको कौन कौन सी प्रमुख चीज़ों की आवश्यकता होती है। कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे कोई एक पेपर अपना नहीं ले आए और 50-60 किलोमीटर से आ रहे हैं, तो फिर से 50 किलोमीटर जाते हैं और अगले 3 दिन 4 दिन का फिर से इंतज़ार करते हैं। और कभी कभी मान लीजिए वो अंतिम दिन हो एडमिशन का, उसके बाद कोई दूसरी मेरिट लिस्ट निकलनी हो, तो ऐसे विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त कर दिया जाता है क्योंकि उनका टाइम निकल चुका होता है। जैसे मान लीजिए कि 3 दिन का समय दिया गया जनरल के विद्यार्थियों को और आप तीसरे दिन आए लेकिन अपने पूरे डॉक्यूमेंट लेकर के नहीं आए, तो चौथे दिन फिर आपको उसके लिए अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। अगले विद्यार्थी को आपकी जगह मौका दे दिया जाएगा। तो कोई गलती ना हो आपसे, इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे। और दूसरी चर्चा हम ये करेंगे कि EWS सर्टिफिकेट क्या है। अभी तमाम विद्यार्थी इस बारे में नहीं जानते हैं कि EWS सर्टिफिकेट कैसे बनता है, किन लोगों का बनता है और इसका उपयोग हम नौकरियों में या प्रवेश में, कहीं भी प्रवेश लें आप किसी भी सरकारी संस्थान में उत्तर प्रदेश में, तो EWS सर्टिफिकेट का क्या महत्व है और क्या उपयोग है, इन दोनों सवालों के जवाब देने की कोशिश इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फिरोज़ गांधी कॉलेज की जो बुकलेट है प्रवेश और एंट्री को लेकर के, उस बुकलेट को ज़रा हम देखते हैं, उसका एक सर्वेक्षण टाइप का करते हैं और एक एक चीज़ों पर बात करते हुए हम आगे चलते चलेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सीधे फिरोज़ गांधी कॉलेज के उस प्रवेश फॉर्म पर। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपके सामने ये फिरोज़ गांधी कॉलेज की जो बुकलेट है, प्रवेश फॉर्म के साथ जो आपको एक बुकलेट मिलती है जिसकी कीमत 600 रुपये है, वो आपके सामने दिख रही है। अब ये देखिए फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली की ये बुकलेट है। यहाँ पर आपको एक स्पेशल चीज़ दिख रही होगी, ये कि ये क्या चीज़ है, एक्रीडेटेड इन ग्रेड ए बाई NAAC CGPA 3.02। तो ये एक नेशनल संस्थान है भारत सरकार का जिसे बोलते हैं नैक, NAAC नैक। ये क्या करता है, ये जितने भी देश के कॉलेज हैं उनकी एक ग्रेडिंग करता है और उस ग्रेडिंग में सबकी सारी चीज़ों को देखा जाता है कि क्लास कैसे चलती है, रिसर्च कैसा होता है, बिल्डिंग कैसी है, लाइब्रेरी कैसी है, आपके अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसे हैं। उस आधार पर ये आपको ग्रेड देता है। ABCD तमाम प्रकार के इसके ग्रेड हैं। तो ये खुशी की बात है, अगर आप फिरोज़ गांधी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके लिए गौरव की बात है और खुशी की बात है कि फिरोज़ गांधी कॉलेज को नैक ने A ग्रेड से नवाजा है, इसे A ग्रेड दिया है। A ग्रेड का मतलब हुआ कि रायबरेली ज़िले ही नहीं, आसपास के कई ज़िलों को अगर आप मिला लेंगे तो A ग्रेड के कॉलेज रेयर होते हैं और उन रेयर कॉलेज में से एक है यह फिरोज़ गांधी कॉलेज।
तो इस फिरोज़ गांधी कॉलेज को नैक ए ग्रेड मिला हुआ है। ये आप इसकी बिल्डिंग देख रहे हैं पूरी, ये फ्रंट बिल्डिंग है इसकी जो आपको दिखाई पड़ रही है। ये जब आप गेट नंबर 1 से इसमें आएंगे अंदर, तो ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये आपको शो होगी, ये बिल्डिंग आपको शो होगी। इसके अंदर फिर अपने सारी फैकल्टी, सारे डिपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये विवरण पत्रिका है 2022-23 की। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज ये महाविद्यालय के कुछ अविस्मरणीय और ऐतिहासिक फ़ोटोज़ लगाई गई हैं, इनसे आपको फ़िलहाल कोई मतलब नहीं है। और आगे चलते हैं। ये है फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली का संक्षिप्त परिचय। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये कॉलेज कैसे खुला, शुरुआत में कितने विद्यार्थी थे, कौन कौन से विभाग खुले, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको इस पेज पर मिलेगी। और आप ज़रूर पढ़ें इसे, ताकि कॉलेज के बारे में आप तमाम चीज़ें जान सकें। उसके बाद फिर हम चौथे पेज पर आते हैं। तो ये चौथा पेज जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमारे महाविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय फिरोज़ गांधी साहब की ये फ़ोटो है। और आप जानते हैं ये बहुत बड़े आदमी रहे अपने टाइम के। बहुत बड़े कहने का मतलब, मैं जब भी बहुत बड़ा कहता हूँ तो आपको बता चुका हूँ कई बार कि पैसे से बड़ा हम कभी भी अपनी क्लास में, कभी भी हम जब किसी को बड़ा कहेंगे तो आप मत समझिएगा बहुत पैसे वाला है। बड़े आदमी का सीधा सा अर्थ है कि इसकी कीर्ति, इसकी प्रसिद्धि, इसके कार्य, इसका चरित्र, ये खुल करके बोलते हैं, इसका मतलब ये बड़ा आदमी है। जैसे कबीर एक बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन उनके पास कोई एंटीलिया नहीं था और ना कोई पेट्रोल पंप था, ना किसी 4 पहिया वाहन में चलते थे वे, लेकिन इन सभी से वे करोड़ों गुना बड़े आदमी हैं। तो उस अर्थ में ये बहुत बड़े आदमी थे फिरोज़ गांधी साहब। इनकी ये कितने बड़े थे ये तो बताना फिर तो घंटों लग जाएगा, लेकिन कुछ मैं एक आध चीज़ें इनके बारे में बता दूं आपको। आप जो है सांसद रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रायबरेली से, और ये माना जाता है भारतीय राजनीति में कि भारतीय राजनीति के सबसे ईमानदार सांसद के रूप में आपकी छवि है, कि इनसे ज़्यादा ईमानदार कोई सांसद आज तक शायद नहीं हुआ, ऐसा माना जाता है। लेकिन वंश और कुल की राजनीति ने फिरोज़ गांधी जैसे एक बहुत बड़े हीरे को राजनैतिक पटल से लगभग गायब कर दिया। इसीलिए एक बहुत बड़े लेखक हैं, उनको लिखना पड़ा, फॉरगॉटन गांधी नामक एक किताब लिखनी पड़ी कि एक ऐसे बड़े गांधी को गांधी परिवार ने भुला दिया है। वो हैं हमारे स्वर्गीय फिरोज़ गांधी साहब, जिनके नाम पर ये कॉलेज खुला और इन्होंने इसकी आधारशिला रखी, इन्होंने इसकी ईंट रखी, और उस तरह से ये कॉलेज धीरे धीरे बढ़ता गया। फिरोज़ गांधी कितने ताकतवर व्यक्ति थे आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कुछ फैक्ट्स तो अंदाज़ा लगा पाएंगे आप कि फिरोज़ गांधी के जो फादर इन लॉ थे, यानी ससुर जी, वे कौन थे? आप जानते होंगे, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके फादर इन लॉ थे। इनकी पत्नी मिसेस इंदिरा गांधी भारत की वो भी प्रधानमंत्री थीं। ससुर जी भी भारत के प्रधानमंत्री रहे, फादर इन लॉ भी। पत्नी आपकी वाइफ मिसेस इंदिरा गांधी भी भारत की प्रधानमंत्री रहीं, और आपके बेटे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी भी भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो ऐसे तीन प्रधानमंत्रियों के सबसे करीबी होने के बावजूद इनके चरित्र में कभी रंच मात्र भी ये नहीं आया कि हमारे फादर इन लॉ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, या मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, या मेरी वाइफ, मेरी मिसेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। इसीलिए कहा जाता है ये बड़े आदमी थे। पंडित नेहरू के आगे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। मिसेस गांधी के आगे कोई बोलता था तो आप जानते हैं उसको जेल में डाल दिया जाता था। ये बड़ा मशहूर है मिसेस गांधी के बारे में। लेकिन ये एक अकेले व्यक्ति थे, फिरोज़ साहब, जो खुल करके अपने ससुर जी का और अपनी पत्नी के तमाम राजनैतिक कार्यों का ये लगातार विरोध करते रहे। इसलिए कह रहे हैं हम कि ये बहुत बड़े आदमी थे। खैर, इनको डिटेल में जानना हो तो आप इनके बारे में और तमाम चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो पन्ना है ये फिरोज़ गांधी के बारे में है, इसको आप ज़रा एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगले पेज पे चलते हैं हम, और ये हैं हमारे लेट ओंकार नाथ भार्गव साहब, जिनका रिसेंटली स्वर्गवास हुआ है, निधन हुआ है 3 तारीख को, 3 अप्रैल 2022 को। और
मैं एक लाइन में अगर इनके बारे में बताऊं तो भारत के जितने भी महाविद्यालय हैं वे, हमें लगता है कि कोई पूरे देश में 10 ऐसे महाविद्यालय होंगे जिनके सबसे ईमानदार और ऑनेस्ट प्रबंध मंत्रियों में से या मैनेजर्स में से एक होंगे। ये मेरा अपना निजी अनुभव है। मैं पिछले 18 वर्षों से फिरोज़ गांधी कॉलेज में अध्यापन कर रहा हूँ। मैं अपने 18 वर्षों का आपको अनुभव बता रहा हूँ कि बहुत ही बेदाग छवि और ईमानदार व्यक्ति रहे आदरणीय ओंकारनाथ भार्गव साहब, जो हमारे बीच में आज नहीं है। तो ये उनके संबंध में है, आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा। अगले पेज पर हम चलेंगे तो आपको जो ये फेस दिखाई पड़ रहा है, इस समय आप फिरोज़ गांधी कॉलेज के आदरणीय मैनेजर साहब हैं, मैनेजिंग सेक्रेटरी हैं, और आपका नाम है इंजीनियर अतुल भार्गवा। अतुल भार्गव साहब जो है वो आदरणीय ओंकारनाथ भार्गव साहब के परिवार के हैं, और इस समय आप क्या हैं? इस समय आप फिरोज़ गांधी कॉलेज के आदरणीय मैनेजिंग सेक्रेटरी साहब हैं। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने खुल के आ रही होगी कि प्रवेश संबंधी आवश्यक निर्देश। आप अपना आवेदन कैसे करें? तो आवेदन करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और स्नातकोत्तर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इनकी फ़ोटोकॉपी आप अपने फॉर्म में लगाएंगे। फिर आप क्या लगाएंगे? फिर आप लगाएंगे टीसी लगाएंगे, या माइग्रेशन, जो भी हो। कुछ बच्चों को माइग्रेशन मिलता है, कुछ बच्चों को टीसी मिलती है, वो दो में से कोई एक लगेगा। फिर लगेगा आपका चरित्र प्रमाण पत्र। फिर उसके बाद अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, एससी हैं तो एससी का सर्टिफिकेट, एसटी हैं तो एसटी का सर्टिफिकेट, और अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं, तो उसका सर्टिफिकेट, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में आगे बात करेंगे कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट क्या होता है। फिर अगली बात है कि अगर आप विकलांग हैं, आप खेल कोटे से आते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र है आपके पास, तो वो सब आप लगा सकते हैं। और फिर 3 फोटो लगाने हैं आपको। इस तरह से आपका आवेदन पत्र फिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज है प्रवेश प्रक्रिया। प्रवेश प्रक्रिया के बारे में बता दूं मैं आपको कि एक मेरिट सूची प्रकाशित की जाती है। मेरिट सूची बनेगी एक। इस मेरिट सूची में अगर आपका नाम है तो समझिए कि आपके प्रवेश होने का चांस बढ़ गया है। लेकिन केवल मेरिट सूची में नाम आ जाने से प्रवेश नहीं होता है, काउंसलिंग होती है। आपको भौतिक रूप से उपस्थित होना होता है, और इस तरह से आप यहाँ पर फिरोज़ गांधी कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगली बात, काउंसलिंग के समय आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले करके आने होंगे। वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स क्या हैं, इनको बहुत ध्यान से समझ लीजिए आप, क्योंकि ये इसमें से कोई भी एक नहीं होगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा और आप एडमिशन से वंचित हो जाएंगे। क्या क्या है देख लीजिए ध्यान से। पहली चीज़ है फॉर्म जमा करने की मूल रसीद। जब आप फॉर्म जमा करते हैं तो एक पिंक कलर की छोटी सी रसीद मिलती है, उसे सहेज करके अपने पास रखें। उसके बाद सभी मूल प्रमाण पत्र एवं अंक तालिकाएँ, इसका मतलब हाई स्कूल, इंटर का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्कशीट, ये दोनों चीज़ आपके पास होनी चाहिए। फिर तीसरा है जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, उसका ओरिजिनल लगेगा, उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं लगेगी। फिर अगली चीज़ क्या है, अगर आप ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो उसका प्रमाण पत्र आपको लगेगा। अगर आप विकलांग हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र देना पड़ सकता है, और आपकी 3 फ़ोटो, और फिर फीस की कितनी फ़ीस लगनी है। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जिन्हें आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पेज नंबर 8 पर ये आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, इन्हें आप आराम से पढ़ लीजिएगा। मेजर विषय होगा, माइनर विषय होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। हम अगले पेज पर चलते हैं। ये जो अगला पेज खुल के आ रहा है, ये पूरा आपका जो यूजी है उसका पूरा ईयर वाइज प्रोग्राम है। ये भी आप समझ नहीं पाएंगे, इसे आप छोड़िएगा, आगे आइएगा। अब देखिए खुल जाता है आपका कला संकाय। कला संकाय बीए प्रथम सेमेस्टर। कौन कौन से विषय हैं, सारे विषय दिए हुए हैं। आपका हिंदी,
अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन और शारीरिक शिक्षा। रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन का मतलब हुआ मिलिट्री साइंस बोलते हैं इसे, मिलिट्री स्टडीज़ बोलते हैं। अब इसका नाम हो गया है रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन। अब हम आते हैं प्रवेश हेतु अर्हता क्या होनी चाहिए आपकी। तो वो सब अर्हता आप जानते हैं कि आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप अर्ह हैं, और वो आप लगा करके आराम से भर सकते हैं। एक यहाँ दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कुल सीटें कितनी हैं। अगर आप बीए में एडमिशन ले रहे हैं तो कुल सीटें हैं 720। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग दर्शाया गया है। हम एक उदाहरण लेंगे हिंदी का। हिंदी का उदाहरण लेते हैं। अब देखिए इसमें मेजर 1 में 160 सीटें हैं, मेजर 2 में 160 सीटें हैं, और अगर आप माइनर हैं तो 160 सीटें हैं। इसका मतलब 320 सीटें हैं मेजर में और 160 सीट है माइनर विषय में। मेजर और माइनर क्या है, इसकी वीडियो मेरे यूट्यूब पर पड़ी हुई है चैनल पर। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और आप ज़रूर देख लीजिए। जब तक आप उसको नहीं देखेंगे ये सारी चीज़ें आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे कि मेजर क्या है और माइनर क्या है। एक चीज़ यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, वो आप एक बार पुनः देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजनीति विज्ञान और रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन दोनों एक साथ नहीं लिए जा सकते। यानी पॉलिटिकल साइंस और मिलिट्री साइंस, इन दोनों को आप एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, पहली बात। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये तीनों लिटरेचर आप एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। इनमें से कोई एक आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर एक विशेष बात लिखी है कि मेजर है तो उस विषय का चयन करें जिसमें आप पीजी करना चाहते हो या रिसर्च करना चाहते हो, या हायर एजुकेशन आप लेना चाहते हो जिस विषय से, उस विषय को आप मेजर के रूप में रखें। फिर से बता रहा हूँ कि मेजर और माइनर ये बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए आप उस वीडियो को देखिएगा कि मेजर और माइनर सब्जेक्ट क्या हैं, कैसे होते हैं, उसकी लिंक आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक। फिर इसी तरह से विज्ञान संकाय है। ये विज्ञान संकाय दिख रहा है। कौन कौन से विषय हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी और बॉटनी है। प्रवेश हेतु अर्हता वही है जो बीए में थी। फिर यहाँ पर ये सीटों का बंटवारा किया गया है कि भौतिक विज्ञान में मेजर माइनर में कितनी सीटें हैं, रसायन विज्ञान में, गणित में, वनस्पति विज्ञान में, जंतु विज्ञान में। उसके बाद आपका ये वाणिज्य संकाय है यानी बीकॉम, एमकॉम जहाँ से आप करते हैं। कुल सीटें कितनी हैं, 180 कुल सीटें हैं आपके बीकॉम में 180। मेरिट इसकी हाई जाती है, ध्यान रखिएगा। बीएससी की भी मेरिट हाई जाती है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब फिर हम आते हैं स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन के लिए कौन कौन से विषय हैं। यानी अगर आप पीजी करना चाहते हैं तो पीजी में हमारे यहाँ 7 विषय हैं। कौन कौन से हैं आप देख रहे हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। ये 8 फैकल्टी के सब्जेक्ट हैं जिसमें आप एमए कर सकते हैं। आप एमकॉम कर सकते हैं। ये यहाँ पर सीटों का दिया गया है बंटवारा कि हिंदी में 60 सीटें आपको होंगी। हिंदी में कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं। अंग्रेजी में 60 हैं, संस्कृत में 60 हैं। एमए की बात कर रहा हूँ, एमए में सभी में 60 सीटें हैं। मतलब एमए फर्स्ट सेमेस्टर में जब एडमिशन लेंगे तो केवल 60 सीटें ही आपको मिलेंगी, उसी में आपको अपना पूरा जौहर दिखाना है। ठीक। फिर ये एमएससी आ गया, एमकॉम, इस तरह से सारी चीज़ें आपको एक एक क्लास का मिलता जाएगा। अगला हम चलते हैं, ये एमकॉम है, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। एमकॉम में कुल कितनी सीटें हैं, एमकॉम में भी 60 सीटें हैं। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। फिर ये है बीएड कि बीएड में आप एडमिशन कैसे लेंगे। तो पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे कि बीएड में एडमिशन लेने के लिए बीएड एंट्रेंस होता है। अभी बीएड एंट्रेंस होने वाला है, ये 6 जुलाई को बीएड का एंट्रेंस है। बस 5 दिन बाद बीएड एंट्रेंस है। इस प्रकार से एंट्रेंस होता है। उस एंट्रेंस में आप अच्छी मेरिट अगर ले आएंगे तो आपका एडमिशन फिरोज़ गांधी कॉलेज में हो जाएगा। फिरोज़ गांधी कॉलेज बीएड के लिए एक बहुत अच्छा और बहुत बेहतर कॉलेज माना जाता है। यहाँ पर एक सवाल का जवाब मैं दे दूँ, बहुत बार बच्चे पूछते हैं। बीएड का जो पूर्णांक होता है वो 400 नंबर का होता है।
400 नंबर का पेपर होता है। आप कितने नंबर यहाँ पर ले आएँ तो आपका एडमिशन हो जाएगा फिरोज़ गांधी कॉलेज में। अगर 290 प्लस आप अंक ले आते हैं 400 में तो मान के चलिए कि फिरोज़ गांधी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। 6,500 रुपये फ़ीस है, नहीं तो फिर 60,000 55,000 रुपये फ़ीस आपको देनी पड़ सकती है दूसरे कॉलेज में। तो ये है हमारा बीएड डिपार्टमेंट शिक्षा संकाय। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखिए फ़ीस स्ट्रक्चर है कि कितनी फ़ीस पड़ेगी। ये सब अलग अलग फ़ीसेज हैं। देखिए एडमिशन फ़ीस 3 रुपये है, ट्यूशन फ़ीस 144 रुपये है, लाइब्रेरी फ़ीस 200 रुपये है, गेम्स 250 है, डियरनेस फ़ीस जो है 42 है, डेवलपमेंट फ़ीस 40 है। इस तरह से कर करके अगर आप सारी फ़ीस को हम जोड़ दें तो ये हो जाती है 6,389 रुपये। यानी अगर आप बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, एमएससी एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं तो आपको जो फ़ीस है वो इसी के आसपास देनी पड़ेगी, यानी 6,389 रुपये। 6,389, इसमें बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है। क्यों? अगर आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिया है तो प्रत्येक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का प्लस इसमें हो जाएगा 250 रुपये और आपको देने पड़ेंगे। तो इस तरह से 6,389 से बढ़ जाएगा, लेकिन इससे कम होने की कोई उम्मीद आप मत रखिएगा। तो ये है फिरोज़ गांधी कॉलेज का, लखनऊ विश्वविद्यालय निर्धारित है। ये कॉलेज की निर्धारण नहीं है, ये विश्वविद्यालय का निर्धारण है। कॉलेज का इसमें कोई निर्धारण नहीं है। ये फ़ी का स्ट्रक्चर जो है ये यूनिवर्सिटी निर्धारित करती है, तो वो स्ट्रक्चर है। फिर हम आ जाते हैं क्रीड़ा विभाग। ये फिजिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट है। फिजिकल एजुकेशन, जहाँ से आप फिजिकल एजुकेशन में आप अपना बीए कर सकते हैं। फिर एनसीसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। फिरोज़ गांधी कॉलेज में एनसीसी की सुविधा है, आप एनसीसी में एडमिशन ले सकते हैं। एनसीसी का एक एंट्रेंस होता है, फिजिकल होता है, उसके बाद मेरिट बनती है। अगर आप मेरिट में आएंगे तो आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार जी हैं जो इसको डील करते हैं, और संस्कृत विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर विभा मिश्रा जी जो फीमेल विंग को डील करती हैं, और लेफ्टिनेंट डॉक्टर राजेश कुमार जी हैं, ये जो है पूरे के हेड हैं। तो आप इस तरह से एनसीसी में जा सकते हैं। फिर दूसरी व्यवस्था है फिरोज़ गांधी कॉलेज में रेंजर्स और रोवर्स की। रेंजर्स और रोवर्स में आप जा सकते हैं। रेंजर्स प्रभारी डॉक्टर किरण श्रीवास्तव जी हैं और रोवर्स प्रभारी डॉक्टर जय सिंह चौहान जी हैं। इस तरह से आप रेंजर्स रोवर्स में जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको एक और मिलेगा, उसका नाम है राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस। एनएसएस में डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह हैं, ये प्रभारी हैं इसके आप एनएसएस को भी ले सकते हैं। ये पढ़ाई के अलावा 3 संस्थान ऐसे हैं जिनमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं और अपने कैरियर को थोड़ी और ज़्यादा धार दे सकते हैं। ठीक, चलिए अगले पेज चलते हैं। फिर यहाँ पर एक सेंटर और है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसको शॉर्ट में कहते हैं इग्नू। इग्नू IGNOU, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसका भी सेंटर है। यहाँ से आप बीए कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, लॉ के तमाम डिग्री डिप्लोमा आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके समन्वयक डॉक्टर नीलांशु कुमार अग्रवाल जी हैं। आप अंग्रेजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और इसके असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अरविंद सिंह जी हैं। आप बीएड डिपार्टमेंट के HOD यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप। ठीक है, चलिए इसके बाद ये छात्रवृत्तियां हैं, कैसे आपको मिलेंगे देख लीजिएगा। फिर ये प्रवेश समिति है। प्रवेश समिति यहाँ 3 प्रकार की बनती है। एक बनेगी आपकी कला संकाय की प्रवेश समिति है, आप देख रहे होंगे। इस कला संकाय में तमाम डॉक्टर अरविंद प्रकाश जी इसके संयोजक हैं, सह संयोजक हैं श्री शैलेंद्र त्रिपाठी जी, और देखिए इसमें मैं भी हूँ। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे डॉक्टर संतोष पांडे, यहाँ पर मैं भी हूँ एडमिशन कमेटी में बीए फर्स्ट सेमेस्टर की। इसी तरह से बीए तृतीय वर्ष की है। बीए तृतीय वर्ष की है, डॉक्टर संजय सिंह सर इसके कोऑर्डिनेटर हैं। इस तरह से विज्ञान संकाय में है, डॉक्टर शीला श्रीवास्तव जी हैं। डॉक्टर शीला श्रीवास्तव जी हैं। डॉक्टर शीला श्रीवास्तव जी केमिस्ट्री की इस समय HOD हैं फिरोज़ गांधी कॉलेज में।
यहाँ पर वाणिज्य संकाय है, वाणिज्य संकाय में प्रभारी डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं। अरुण कुमार जी जो है इस समय, डॉक्टर अरुण कुमार जी इस समय कॉमर्स के हेड हैं। शिक्षा संकाय है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के संकाय हैं और स्नातकोत्तर यानी एमए, एमएससी, एमकॉम में भी आप प्रवेश यहाँ से ले सकते हैं। फिर ये कुछ झलकियाँ हैं फिरोज़ गांधी कॉलेज और उससे जुड़े हुए तमाम फ़ोटोज़ हैं। ये कुछ आवश्यक सूचनाएं हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास समय हो तो पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा क्या है। हाँ, ये आप देख लीजिएगा कि ये 600 रुपये इसका मूल्य है। इस फार्म का जो मूल्य है वो 600 रुपीज़ है और इसकी जो लास्ट डेट है ज़रा उसको भी ध्यान से देख लीजिए। ये जो जमा करने की लास्ट डेट है वो है 23 जुलाई 2022। 23 जुलाई 2022 के बाद बीएससी, बीकॉम और बीए फर्स्ट सेमेस्टर में प्रवेश लेना है तो इस तक आपको जमा करना होगा। ये एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए नहीं है, बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए है। तो यहाँ तक आप बातें हमारी समझ गए होंगे। और फिर अब हम आते हैं अपने आवेदन पत्र पर कि आपका जो प्रवेश फार्म है वो कैसे भरा जाएगा, ज़रा इस बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले लिखा ऊपर फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली प्रवेश आवेदन पत्र 2022-2023, ये देख रहे होंगे। लिखा हुआ है अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी अगर आपने इसे पूरा नहीं भरा है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ये किसके लिए है ये देख लीजिए यहाँ पर, ये बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम और बीएड के लिए है। सबसे पहले भरना है आपको यहाँ पर कक्षा। अब कक्षा में आप क्या भरेंगे? कक्षा में आप अगर आप बीए हैं तो बीए भरेंगे, बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी भरेंगे। सेमेस्टर में क्या भरेंगे? आपका अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट सेमेस्टर भर देंगे, सेकंड है तो सेकंड भर देंगे, थर्ड है तो थर्ड भर देंगे। जो भी हो आपका वो यहाँ पर इसे आप भर देंगे। फिर इसके बाद आप आए देखिए, अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो सामान्य में टिक करेंगे, ओबीसी हैं तो ओबीसी में टिक करेंगे, एससी हैं तो एससी में टिक कर देंगे, और अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो ईडब्ल्यूएस को टिक कर देंगे, विकलांग में है तो विकलांग टिक कर देंगे। फिर आप अपना आधार नंबर यहाँ लिख देंगे। संकाय, 3 संकाय होते हैं। अगर आप कला संकाय में जाना चाहते हैं, आर्ट में, तो आर्ट्स टिक कर देंगे यहाँ पर। अगर आप विज्ञान में है तो विज्ञान टिक कर देंगे, और वाणिज्य में है तो वाणिज्य टिक कर देंगे। ठीक, फिर ईमेल आईडी आप यहाँ डाल देंगे। फिर आप यहाँ लिखेंगे विषय, वरीयता, मेजर 1 में कौन सब्जेक्ट आपको लेना है, मेजर 1 यहाँ लिखेंगे, मेजर 2 में कौन सब्जेक्ट लेना है यहाँ लिखेंगे, और माइनर में कौन सब्जेक्ट लेना है आप यहाँ लिखेंगे। मेजर माइनर समझने के लिए उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी पड़ी हुई है। फिर यहाँ पर प्रवेश समिति जो होगी वो आपको अलॉट करेगी कि आपने सही भरा है या गलत। फाइनल यहाँ भरा जाएगा, यहाँ पर आपकी एक फ़ोटो लग जाएगी, आपका नाम यहाँ अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, पिता का नाम, माता का नाम, पिता का व्यवसाय, जन्मतिथि, दिनांक, ये सारी चीज़ें आप भरते हुए चले जाएंगे। सब कुछ हाई स्कूल इंटरमीडिएट का आप यहाँ पर पूरा डिटेल भर देंगे, यहाँ पर पूरा डिटेल भर देंगे आप जो जानते हो। और सबसे नीचे आएंगे, सबसे नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप डेट डाल देंगे, अभिभावक के हस्ताक्षर करवा लेंगे अपने गार्जियन के, और यहाँ पर आपका हस्ताक्षर होगा, और बस ये फार्म आपका इस तरह से भर जाएगा। अब हम केवल एक बात बाकी रह गई है कि ईडब्ल्यूएस क्या होता है, वो हम बता करके और अपने वीडियो को हम समाप्त करेंगे। देखिए, ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आप वीकर सेक्शन के हैं, कमज़ोर सेक्शन के हैं, जनरल श्रेणी में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस फार्म आपका बन सकता है। ये जनरल कैटेगरी के लोगों को सुविधा प्रदान की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा। कहाँ के लिए कर सकते हैं? नौकरी के लिए कर सकते हैं, और अगर आपको कहीं इंट्रेंस, तो ईडब्ल्यूएस आप नौकरी के लिए कर सकते हैं, और किसी इंस्टीट्यूशन में अगर आपको प्रवेश लेना है तो वहाँ के लिए कर सकते हैं। ये 10% का आपको आरक्षण मिलता है अगर आप जनरल कैटेगरी के आते हैं तो। योग्यता क्या होनी चाहिए इसको बनवाने के लिए? आपकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, 5 एकड़ से अधिक ज़मीन नहीं होनी चाहिए, और 1000 स्क्वायर फीट से अधिक का कोई आवासीय मकान या आपके पास प्लाट नहीं होना चाहिए। ये है एलिजिबिलिटी इसको बनवाने की। इसको अगर आप बनवा लेंगे तो आपको एडमिशन में काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी, लेकिन अगर आप इसके पात्र होंगे तभी बनेगा ये कैसे बनता है? आप लेखपाल से पहले मिलेंगे तो आपको वो सारी प्रक्रिया बताएगा।
फिर नायब तहसीलदार के पास जाएगा, तहसीलदार के पास जाएगा और एसडीएम के पास जाएगा, और इस तरह से आपका प्रमाण पत्र बन जाएगा। प्रमाण पत्र अगर आपका बन गया है तो उस प्रमाण पत्र की एक फ़ोटोकॉपी लगाइए और फिरोज़ गांधी कॉलेज का जो प्रवेश फार्म मिला हुआ है, जिसको मैंने भरना बताया अभी आपको, उसमें अटैच करके इसको आप जमा कर दीजिए। ओरिजिनल अपने पास रखिए। जब आपका एडमिशन होने लगेगा तब ओरिजिनल लेकर के आप आइए। तो EWS अगर आपका बन जाएगा तो एडमिशन लेने में काफ़ी सहूलियत आपको हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं। हमारी मुलाकात आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार।